हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों ब्लड के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि ब्लड जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, देखिए, जो ब्लड होता है ना, वह एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। अब कोलाइड क्या होता है? देखिए, कोलाइड एक प्रकार का विलयन होता है, जो कि आप रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे। आप इतना समझ लीजिए कि कोलाइड का जो उदाहरण है दूध, यानी कोलाइड ऐसा विलयन है जिसको अगर आप किसी कपड़े से छानते हैं तो पूरा का पूरा छनता नहीं। जैसे आप मानिए दूध को छानेंगे, मलाई रुक जाएगा ऊपर, उस प्रकार से, यानी कि पूरी तरह से नहीं छनेगा। ठीक, समझ सकते हैं कोलाइड। ठीक, अब देखिए, जो हमारा रुधिर होता है क्या होता है? प्राकृतिक कोलाइड होता है। ठीक है, और जो रुधिर होता है ना, वो एक संयोजी उत्तक होता है। संयोजी उत्तक मतलब दोस्तों कनेक्टिंग टिश्यू, यानी कि सबको जोड़ करके रखने वाला वह उत्तक होता है जो सबको जोड़ करके रखता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? संयोजी उत्तक कहते हैं। ठीक है मित्रों, देखिए, जो ब्लड का पीएच मान होता है, पीएच, वो कितना होता है? 7.4 होता है, यानी कि वो हल्का क्षारीय होता है। आपको पता होगा, जब पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, और जब 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है, और जब 7 ही रहता है तो क्या होता है? उदासीन होता है, जल उदासीन होता है। ठीक है, देखिए, जो ब्लड होता है वो मेल में, यानी कि पुरुषों में 5.5 लीटर, यानी कि 5.5 लीटर पाया जाता है, और महिलाओं में कितना? 5 लीटर पाया जाता है। ठीक है, ठीक है मित्रों, अब देखिए, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो जो ब्लड का निर्माण होता है ना, वो बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। किस में होता है? बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो अभी भ्रूण, जो कि अभी पेट में रहते हैं, उनको, जो बच्चे पेट में रहते हैं उनको हम लोग भ्रूण कहते हैं। ठीक है, और जब वो जन्म ले लेते हैं तो वो बच्चे हो जाते हैं, तो उनका जो ब्लड का निर्माण होता है वो लीवर में होता है। ठीक है, हमारी जैसे जो हमारी अस्थि मज्जा दोस्तों, हमारी हड्डियाँ होती हैं ना, हड्डियों के बीच में ना थोड़ा थोड़ा जाली नुमा बना होता है, वही दोस्तों, वहीं पे ब्लड का निर्माण होता है। कभी आप चिकन वगैरह खाए होंगे ना, तो हो सकता है कभी देखे भी हो, हड्डियों के बीच में। ठीक है, वो क्या होता है? हमारा अस्थि मज्जा होता है, वहीं पे हमारा ब्लड का निर्माण होता है। अब देखिए, हीमोग्लोबिन क्या होता है? देखिए दोस्तों, जो हीमोग्लोबिन होता है वो रक्त में पाया जाता है। ठीक है, यह एक लौह युक्त पदार्थ होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो पुरुषों में कितना पाया जाता है? मेल में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। हीमोग्लोबिन को नापा जाता है, किस में नापा जाता है? डेसीलीटर में नापते हैं। ठीक है, और फीमेल में कितना होता है? 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का संवहन का काम करता है। ठीक है, इसको हम लोग ऑक्सीजन वाहक भी बोलते हैं। ठीक है, आप श्वसन वाले चैप्टर में इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देखिए, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और कोशिकाओं के पास पहुंच करके ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में फिर टूट जाता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो कोशिकाएं ले लेती हैं, और जो हीमोग्लोबिन होता है वो फिर से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के लिए फ्री हो जाता है, और फिर वो आ जाता है अभिक्रिया करने। यानी इस प्रकार से प्रक्रम चलता रहता है। ठीक है मित्रों, अब देखिए, जो ब्लड का स्टोर होता है, यानी कि जहाँ इसका भंडार होता है, वो कहाँ होता है? प्लीहा। ठीक है, स्प्लीन में होता है। ठीक है दोस्तों, प्लीहा यानी कि स्प्लीन में ब्लड का भंडार होता है। अब चलिए, अपने ब्लड के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम देख लेते हैं रुधिर के क्या क्या कार्य हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारे रुधिर का कार्य होता है ना, सबसे मुख्य कार्य होता है वो तापमान का नियंत्रण। अब आप सोचेंगे, क्या हमारे शरीर का तापमान रुधिर नियंत्रित करता है? हाँ दोस्तों, देखिए, जो हमारा ब्लड है वो हमारे शरीर में क्या होता है? चारों तरफ से घूमता रहता है। रक्त प्रवाह के समय जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, यानी कि रुधिर वाहिनियाँ जिसमें रक्त बहता है, वो नली, वही नली समझ सकते हैं। जिन नलिकाओं में रक्त बहता है ना, उन्हीं को हम रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। जिस नली में रक्त बहता है उसी नली को हम रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। ठीक है, तो रक्त प्रवाह के समय रुधिर वाहिनियों पर रुधिर जो दबाव डालता है उसे ही हम क्या कहते हैं? रक्तचाप, यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए, जब हमारे शरीर में जो होता है, हमारे शरीर में जब रुधिर बहने लगता है, यानी कि चारों तरफ से रुधिर जाता आता है, तो क्या होता है? हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, और रुधिर की जो आने जाने की गति है वो फिक्स रहती है। इस प्रकार से हमारे शरीर का तापमान भी जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स रहता है। ठीक है मित्रों, अब देखिए, अगर आप अपने हाथ को इस प्रकार से रगड़ेंगे तो आपका हाथ गर्म होने लगता है। तो उसी प्रकार जब हमारा
उसी प्रकार जब हमारे शरीर में रुधिर जो होता है वो हमेशा बहता रहता है, तो उससे हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो नियंत्रित रहता है। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, गैसों CO2 O2 और CO2 का परिवहन। देखिए हम लोग ऑक्सीजन सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो हमारा रक्त होता है, रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का संवहन भी करता है। यानी कि जो रुधिर है वो जो हमारा O2 और CO2 यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संवहन करता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, कोशिकाओं तक ले जाया जाता है। ठीक है, अब आता है अगला आइटम, पोषण पदार्थों का परिवहन। देखिए जब हम लोग जो भोजन खाते हैं वो भोजन हमारे पेट में जाता है, उस भोजन को पचाया जाता है। जब पच जाता है तो जो उसमें से न्यूट्रिशन होता है, जो पोषण होता है, उसको रुधिर में भेज दिया जाता है। अब रुधिर क्या होता है, रुधिर उसका परिवहन करता है और उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है। किसका, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। देखिए हमारे शरीर में ना अनेक उपापचय क्रियाएं होती रहती हैं। ठीक है, अनेक क्रियाओं के दौरान हमारे शरीर में खूब ढेर सारी उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। अब उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना तो आवश्यक है। तो ये जो रुधिर होता है वो शरीर के जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको लेकर के किडनी के पास जाता है और किडनी क्या करता है, उत्सर्जी पदार्थों को छान लेता है और छानने के बाद रुधिर को फिर भेज देता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो ब्लड होते हैं ना उनके दो पार्ट होते हैं। ठीक, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिराणु। ठीक है, अब देखिए जो प्लाज्मा होता है ना, ये जो प्लाज्मा होता है ये पूरे ब्लड का 60% होता है। ठीक है, ये हल्के पीले रंग का होता है। ठीक मित्रों, ठीक, ये क्या होता है, हल्के पीले रंग का होता है। और एक होता है हमारा रुधिराणु, यानी कि जो हमारे पूरे ब्लड का कितना परसेंट होता है, 40% होता है। ठीक है मित्रों, अब देखिए दोस्तों जो रुधिराणु होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। जो RBC होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, और WBC को वाइट ब्लड सेल। ठीक है, और ये प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को हिंदी में हम कहते हैं बिम्बाणु। ठीक है, प्लेटलेट्स अंग्रेजी नाम ही ज़्यादा प्रचलित है। देखिए जो RBC होता है इसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है मित्रों, इसी के अंदर पाया जाता है। जो RBC होता है ना ये पूरा 50 लाख होता है। ठीक है, और जो इनका जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है, यानी कि 120 दिन बाद ये मर जाते हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये मर जाते हैं तो इनका क्या होगा, तो पूरे मर जाएंगे। देखिए जैसे किसी देश में लोग मरते हैं जीते हैं, मान लीजिए मनुष्य कितना जीता है, 60 साल 70 साल, यानी कि मरते हैं जीते हैं। उसी प्रकार से ये जो रुधिराणु होते हैं या फिर रुधिराणु या फिर मतलब कि RBC या फिर WBC या फिर प्लेटलेट्स, ये सब मरते हैं जिंदा होते हैं, मरते हैं पैदा होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या होती है 50 लाख और इनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। उसके बाद है WBC। ये जो WBC होता है ना ये क्या करता है, हमारे शरीर में सुरक्षा सैनिकों की तरह कार्य करता है। यानी कि जिसके शरीर में WBC ज़्यादा, उसका शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी ना वो बहुत ज़्यादा होगी। यानी जिसके शरीर में जो WBC 10 साल से ज़्यादा रहेगा ना वो कोई बीमारी नहीं पड़ेगा। ये जो होते हैं ये कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता रखते हैं। जैसे होता है ना, जिस देश के पास सैनिक अधिक रहेंगे वह देश ज़्यादा ताकतवर रहेगा। उसी प्रकार से जिस इंसान के पास WBC अधिक रहेगा उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अधिक रहेगी कि उसे कोई बीमारी नहीं होगा। और अगर 10 साल से कम होगा तो हमेशा बीमार पड़ता रहेगा, कभी खांसी, कभी बुखार, तो कभी और बीमारियां होती रहेंगी। ठीक है, जो WBC होता है उसका जीवन काल कितने दिन का होता है, 4 दिन का होता है। ठीक है मित्रों, अब देखिए जो रुधिराणु होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, RBC आपने पढ़ लिया, WBC पढ़ लिया और प्लेटलेट्स देखते हैं। जो प्लेटलेट होते हैं ना उनकी संख्या कितनी होती है, 2 लाख होती हैं। ठीक है, और इनका जीवन काल कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये हमने बेसिक बताया है, इसके आगे मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।